हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसी को कहते हैं। ये वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो माइक्रोवेव रीजन में एग्जिस्ट करती है, यानी कि जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था कि डिफरेंट टाइप के रीजन होते हैं। जैसे कि हम उस वाले फिगर को वापस से देख लें कि रेडियो वेव से एक्सरे तक के रीजन था। यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ के हमने रीजन डिफाइन किए थे, जिसमें माइक्रोवेव था, फिर IR, फार IR, नियर IR, विजिबल एंड यूवी विजिबल हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोवेव IR ये थोड़े से अलग टाइप के होते हैं और यूवी विजिबल अलग टाइप का होता है, इसीलिए हमने इसे पहले पढ़ लिया। अब हमारा है माइक्रोवेव रीजन या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें वो मॉलिक्यूल्स ही शो होते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। केवल वो ही मॉलिक्यूल हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाएंगे जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा, जैसे कि एग्जाम्पल है HCl, CO एक्सेट्रा। ये किस में होते हैं? ये हमारे एक्चुअल में ये रोटेशनल लेवल होते हैं। जैसे कि हमने एक डायग्राम देखा था फर्स्ट वीडियो में, वो क्या था, इस तरीके से हमारा डायग्राम था कि अलग अलग लेवल थे, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ये इस टाइप के सारे लेवल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेवल होता है, ये बड़े वाले ये जो लेवल हैं ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। फिर इसके अंदर सब लेवल ये हैं, ये हमारे वाइब्रेशनल लेवल हैं। इलेक्ट्रॉनिक को E से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइब्रेशनल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यहाँ इसके अंदर और छोटे छोटे ये लेवल हैं, ये हमारे रोटेशनल लेवल हैं, जो हमने ब्लू लाइन से दिखाए हुए हैं। ये आपके रोटेशनल लेवल हैं, बहुत छोटे हैं। इन्हें हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हमने नहीं दिखाया। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से, यानी कि J0, J1, J2, J3। जैसे यहाँ पर वाइब्रेशनल के लिए V1, V0, V1, V2, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ट्रांजिशन हमारा किसी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन लेवल है, इसके अंदर रोटेशनल लेवल है, पर्टिकुलर वाइब्रेशन के अंदर ही रोटेशन में ट्रांजिशन हो रहा हो, तो वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसा कि दिख रहा है बहुत छोटा अमाउंट है, वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये बहुत कम एनर्जी होती है, यानी कि अगर वेवलेंथ के टर्म्स में कहें तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो वेवलेंथ में ये ज़्यादा। और एनर्जी हमें इस डायग्राम से ही दिख जाती है, एनर्जी सबसे कम होती है इन तीनों में, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल में। रोटेशनल की एनर्जी कम होती है, इसीलिए ये आपकी आती है माइक्रोवेव रीजन में एग्जिस्ट करती है। अब ये इससे हमें फ़ायदे क्या क्या हैं, यानी कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल सकते हैं बॉन्ड लेंथ, जो हमारे इम्पॉर्टेंट है, बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मूवमेंट। ये हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से? जैसे कि हमारा मॉलिक्यूल है डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये बेसिकली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही है। तो हमारा जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, A और B से बना हुआ है, AB बॉन्ड हमारा ये बॉन्ड दिखा रहा है, तो एक बॉन्ड से कनेक्टेड है A एटम और B एटम। इसका A का मास है m1, B का मास है m2, और ये बॉन्ड है। इसमें यहाँ पर ये पॉइंट है C, ये पॉइंट हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी का सेंटर। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एक एटम भारी है, एक एटम हल्का है। जरूरी नहीं है कि भारी हल्का हो, दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे होंगे तो वहाँ पर आपको परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं मिलेगा। जब परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं मिलेगा तो वो माइक्रोवेव में एक्टिव नहीं होंगे। तो हमें ये अलग अलग टाइप का ही मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, यानी कि A और B, और जब भी A और B होंगे तो वहाँ पर मास में डिफरेंस होगा, उनकी अलग अलग द्रव्यमान होंगे। तो मास जब अलग होगा इनका, तो ग्रेविटी भी मिड में नहीं आएगी। जैसे कि हमारा ये पेन है, अब ये पेन है, एक साइड हमारा इसकी कैप लगी हुई है, एक साइड नहीं है। अगर ये सिंपल ऐसे होता और ये भी बिल्कुल नोक की बजाय ये होती, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल मिड में होती। लेकिन अगर इसमें हम कैप लगा दें तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं कैप की तरफ शिफ्टेड हो जाएगी, ये कैप में शिफ्ट होगी तब ये रुक पाएगा, अदरवाइज ये रुकेगा नहीं।
देखिए मिड यहाँ पर आता, लेकिन ये इस साइड मैंने इसे पकड़ा हुआ है, इस साइड बस एक उंगली लगाई हुई, यानी कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ रही होगी। तो यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैवी मास की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज ये यहाँ पर है सी। बॉन्ड लेंथ इसकी ये पूरी मिड से, क्योंकि कोई एटम है तो बॉन्ड लेंथ उसकी हमेशा न्यूक्लियस से काउंट करते हैं। तो न्यूक्लियस से हमारी इसकी बॉन्ड लेंथ सपोज इसकी मानी है R0 है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसके न्यूक्लियस की डिस्टेंस R1 और बी के न्यूक्लियस की डिस्टेंस R2 है। जब ऐसा होगा तब क्या होगा, ये क्योंकि हमने अभी बैलेंस करके दिखाया था, बैलेंस मतलब दोनों साइड का वेट सेम हो गया। वेट सेम होने का मतलब है M1R1 इज इक्वल टू M2R2, M2R2 इक्वल हो गया, तभी ये ग्रेविटी यहाँ पर आई। तो एट पॉइंट सी के पॉइंट पर क्या होगा, M1R1 इज इक्वल टू M2R2 हो जाएगा। तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। R0 यहाँ पर दिख ही रहा है, ये R1 और R2 का एडिशन ही हमारा R0 यानी कि बॉन्ड लेंथ है। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये फॉर्मूला आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ अगर एप्लीकेशन दी जाए, एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं, तो ये इसकी एप्लीकेशन है कि हम एटम मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इससे निकाल सकते हैं। रिड्यूस मास भी हम निकाल सकते हैं एटम्स का। खैर रिड्यूस मास के लिए तो और भी चीज़ें हैं। बेसिक इसका क्या है, तो इसके लिए हमारी जो इक्वेशन आती है एनर्जी के लिए ई जे, अभी मैंने कहा था रोटेशनल के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जे को रिप्रेजेंट करते हैं। ई जे इज इक्वल टू h²/8π²i जे जे क्या है, ई जे है रोटेशनल एनर्जी, लेवल भी कह सकते हैं, रोटेशनल एनर्जी पूरी एनर्जी है, यहाँ लेवल नहीं है, सॉरी लेवल तो जे के लिए होगा। तो रोटेशनल एनर्जी आपकी क्या है, ई जे है, यानी कि ये यहाँ पर जिस तरीके से लिखा है, यहाँ पर अगर ई जे ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर रोटेशनल एनर्जी हो गई, ये इसके लिए रोटेशनल यानी कि इस ट्रांजिशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए ये यहाँ के लिए, वो क्या बताएगा आपको, ई जे से निकलेगा, यानी कि इस फॉर्मूले से निकलेगा। जे क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर यानी कि 0 1 2, यहाँ पर 0 से ही एनर्जी स्टार्ट होती है, ग्राउंड स्टेट के लिए हम 0 टर्म देते हैं। तो यहाँ J0 J1 J2 J3 ये आपके क्या हो गए, जे के नंबर हो गए। रोटेशनल के लिए हमने जे से ही रिप्रेजेंट करना है, तो जे के नंबर क्या हो गए, 0 1 2 3, ये रोटेशनल क्वांटम नंबर हो गए। एच हमें पता ही है, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल आई। तो इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू म्यू R0 का स्क्वायर। R0 मतलब रेडियस, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, म्यू पता है, तो हम R0 निकाल सकते हैं, यानी रेडियस निकाल सकते हैं। दो चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, या फिर हमें म्यू पता है, R0 पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसके थ्रू निकाल के आई की वैल्यू यहाँ पर रख के जे के लिए, किसी भी पर्टिकुलर जे एनर्जी लेवल के लिए हम ट्रांजिशन की एनर्जी यहाँ से पता कर सकते हैं। अब म्यू आता है, म्यू होता है रिड्यूस मास। रिड्यूस मास कैसे निकलता है, रिड्यूस मास आता है म्यू इज इक्वल टू M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 M2 यानी कि मास ऑफ ए का मास मतलब एक एटम का मास, ये था एक एटम का मास मल्टीप्लाई दूसरे एटम का मास और अपॉन में दोनों एटम्स के मास का एडिशन, इससे हम निकालते हैं रिड्यूस मास। तो हम म्यू भी हम M1 M2 यानी कि कुछ डेटा तो हमें पता होने चाहिए। हम किसी भी एटम के लिए जैसे HCl के लिए निकाल रहे हैं तो हमें उनके मास पता होते हैं, हम मास के थ्रू यहाँ पर रख सकते हैं म्यू। फिर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने किसी और इंस्ट्रूमेंट से निकाली हुई है तो हम इसके थ्रू R को निकाल सकते हैं, या फिर R हमें पता है पहले से तो हम I निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं और ट्रांजिशन का पता कर सकते हैं। या फिर हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, यानी कि माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, ई जे तो हमें उस इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाएगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए भी पता चल जाएगी, वहाँ पर हमें पता होगा कि हमने इंस्ट्रूमेंट को किस ट्रांजिशन के लिए काम कराया है, तो जे भी पता होगा। इस फॉर्मूले से हम जब ये इंस्ट्रूमेंट से पता होगा, जे पता होगा, एच कांस्टेंट है, ये भी 8π² भी कांस्टेंट है, आई निकाल लेंगे, आई को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। म्यू हमें, अगर हम HCl हमने डाला है तो हमें म्यू भी पता होगा, और आर हम बॉन्ड लेंथ HCl की यहाँ से निकाल सकते हैं।
आगे आता है हमारा सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिलेक्शन रूल होता है कि कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है और कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि सिलेक्शन रूल जो कहता है डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, यही बेसिक हमारा सिलेक्शन रूल है। जे दैट मीन्स रोटेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये या तो डेल्टा जे आना चाहिए प्लस वन या फिर डेल्टा जे आना चाहिए माइनस वन। एक्चुअल में क्या है, जैसे कि ये हमारे लेवल्स थे, ये रोटेशनल लेवल थे, बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं। हम इन्हें थोड़ा सा इनलार्ज करके बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं। सपोज ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक लेवल हैं, जे हमारा ये 0 है, जे 1 है, जे 2 है, ऐसे ही जे 3 भी बना देते हैं। ये सारी इक्वल डिस्टेंस है। तो अगर हम ट्रांजिशन करें तो ये J0 से J1 में ही जा सकता है, यानी कि प्लस वन केवल एक का ही हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ये J0 से डायरेक्ट J2 में आ गया, ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है माइक्रोवेव में। ठीक है, ये इसका सिलेक्शन रूल है, या कह सकते हैं ये इसकी लिमिटेशन है। ये केवल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताती है, डेल्टा J प्लस वन के ट्रांजिशन को ही ऑब्जर्व करती है, यानी कि J इज इक्वल टू 0 to 1 बता सकती है, या फिर J इज इक्वल टू, या फिर हमारा ट्रांजिशन यहाँ से भी हो सकता है, 1 से 2 में हो सकता है, या 2 से 3 में हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन 2 लेवल या 3 लेवल का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ये बताता है डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस वन। माइनस वन क्या बताता है, यही लेवल हम वापस से बना दें, ये यहाँ पर है, यानी कि एक लेवल ये नीचे आ सकता है यहाँ से, एक लेवल ये नीचे यहाँ आ सकता है, या एक लेवल ये यहाँ आ सकता है, दैट मीन्स माइनस। ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन, इस पे लाइट ये पड़ रही है और ये एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है इस लेवल पे और इस पे लाइट पड़ी hν, ये एब्जॉर्ब हुई और ये ऊपर गई, यहाँ ट्रांजिशन हुआ। या फिर यहाँ पर है और फिर इस पे लाइट पड़ी, एब्जॉर्ब हुई, ये ऊपर ट्रांजिशन हो गया। और इस केस में क्या हो रहा है, एमिशन, यानी कि लाइट यहाँ पर एनर्जी हायर एनर्जी में है, ये इसने अपनी रेडिएशन लूज़ की, एनर्जी लूज़ की, और यहाँ पर क्या है, इमिशन हुआ लाइट का, यहाँ पर भी इमिशन हुआ लाइट का hν। इस तरीके से ये इमिट कर रहा है लाइट को या रेडिएशन को, हम रेडिएशन कहें क्योंकि ये माइक्रोवेव रेडिएशन है। तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए है प्लस वन और इमिशन के लिए माइनस वन। तो यही हमारा सिलेक्शन रूल होता है। इसे हम चाहें तो इसे रीड आउट एक बार कर दें। फॉर अ रिजिड डायटोमिक rotational molecule, the transition may take place only between those rotational energy level for which the change in rotational quantum number is unity। केवल वही हो सकता है जहाँ पर rotational quantum number का change क्या है, unity, that is delta J is equal to plus minus 1। इसे करके भी दिखाया गया है, जैसे कि कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है, 0 से 1 पॉसिबल है, 1 से 2 पॉसिबल है, 2 से 3। चाहे तो हम इस टाइप का जो अभी हमने डायग्राम ये बनाया था, ऐसा शॉर्ट डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं। और कौन से ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल है, वो आपका ये है, J इज इक्वल टू 0 से 2 डायरेक्ट 2 लेवल ऊपर नहीं जा सकता, 1 से 4 डायरेक्ट 3 लेवल ऊपर, 4 लेवल ऊपर नहीं जा सकता। तो ये ट्रांजिशन आपके पॉसिबल नहीं है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, प्लस वन और माइनस वन क्या दिखाता है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आती है मेन जो पार्ट आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा। ये हमने कंपैरिजन करके ही एक चार्ट बनाया है ताकि बार बार ना बनाना पड़े, बार बार हमें याद करने में दिक्कत होती है। आगे हम वाइब्रेशन पढ़ेंगे, रमन पढ़ेंगे, तो हम भूल जाते हैं कि रोटेशन में क्या था, वाइब्रेशन में क्या था, रमन में क्या था। तो हमने एक जगह पूरा ये चार्ट बना दिया। मॉलिक्यूल है रोटेशनल माइक्रोवेव एक्टिव, यानी कि रोटेशनल एक्टिव कह लो या माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल जो माइक्रोवेव एक्टिव हैं, वाइब्रेशन एक्टिव या IR एक्टिव कौन से मॉलिक्यूल हैं, और रमन एक्टिव कौन से मॉलिक्यूल हैं। अब इनके लिए अभी हमने देखा था कि रोटेशन में कौन से मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं, रोटेशन में होते हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। लेकिन परमानेंट डाइपोल मूवमेंट किसके पास होता है, वो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, या समझने के लिए हम इसे लिख सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो एसिमेट्रिक लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके पास क्या होगा, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। या फिर हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है कौन से मॉलिक्यूल्स एक्टिव हैं, ऑल एसिमेट्रिक लीनियर मॉलिक्यूल्स आपके किस में एक्टिव हैं, रोटेशनल में एक्टिव हैं। तो एसिमेट्रिक
यानी कि सिमेट्री नहीं है जिसमें। लीनियर मतलब एक रेखा में है, एक लाइन में है। तो एक लाइन में जो मॉलिक्यूल हैं और एसिमेट्रिक हैं वो आपके क्या हैं, इसमें एक्टिव होंगे। अब एक लाइन में कौन से मॉलिक्यूल हैं, जैसे नंबर फर्स्ट इसमें बना हुआ है N2। N2 क्या है, इस टाइप से होता है। ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, लीनियर है लेकिन एसिमेट्रिक नहीं है। देखो यहाँ पर भी N है, यहाँ पर भी N है, तो यहाँ सिमेट्री है, यानी कि एक जैसे एटम है, तो यहाँ सिमेट्री आ गई। तो ये वाला मॉलिक्यूल एक्टिव नहीं होगा। अच्छा, एसिमेट्रिक को समझने के लिए हम इस पे आ जाएं, HCl। HCl भी हमारा लीनियर है, एक लाइन में है, एसिमेट्रिक भी है। इस साइड Cl है, इस साइड H है, यानी कि यहाँ पर अगर एक कोई मिरर बना दें तो यहाँ एक साइड Cl है, एक साइड H है, कोई हमें इमेज नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम मिरर बना दें तो दोनों साइड N है, तो यहाँ पर एक इमेज दिख रही है। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक, और ये हमारा हो गया एसिमेट्रिक। ऑलराइट, तो ये हमारे क्या हो गए, H2 भी ऐसे ही बनेगा जैसे N2 है, बस सिंगल बॉन्ड के साथ होगा। O2 डबल बॉन्ड के साथ होगा, लेकिन लीनियर होंगे लेकिन सिमेट्रिक होंगे। तो ये मॉलिक्यूल आपके रोटेशन में एक्टिव नहीं है। HCl आपका एक्टिव है क्योंकि ये क्या है, एसिमेट्रिक भी है, लीनियर भी है, तो ये एक्टिव हुआ। CO किस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है, तो ये भी आपका लीनियर है, और इसमें लीनियर है और एसिमेट्रिक है, एक साइड कार्बन है, एक साइड ऑक्सीजन, यानी कि ये भी एक्टिव होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा CH4 और SF6। CH4 हमारा लीनियर नहीं होता, हमें पता है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, तो ये लीनियर नहीं है, यहीं पर ही ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये आपका एक्टिव नहीं होगा। ऐसे ही SF6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, ये भी आपका इसमें लीनियर नहीं है, तो ये भी आपका रोटेशनल एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट आता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपको दिख रहा है, ये लीनियर है, पूरा एक लीनियर कंपाउंड है। कभी इसका डायग्राम भी बनाया होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पूरा लीनियर कंपाउंड है। और क्या, सॉरी, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पूरा लीनियर कंपाउंड है, एक ही लाइन में है, सिमेट्रिक भी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक मिरर लगाएं तो हम इस साइड जाएंगे, कार्बन दिखेगा, इधर भी कार्बन की इमेज दिखेगी। जितनी दूर पे हमें हाइड्रोजन दिखेगा उतनी दूर पे इधर भी हाइड्रोजन दिखेगा। तो ये एक आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्री है। तो ये हमारा लीनियर है बट सिमेट्रिक है, हमें चाहिए एसिमेट्रिक, तो ये भी आपका इसमें एक्टिव नहीं होगा। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्टिव नहीं होगी। अब यहाँ पर आ रहा है HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा एक्टिव होगा क्योंकि ये आपका लीनियर है, ये बनेगा सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, एसिमेट्रिक कंपाउंड है, यानी कि ये एक्टिव होगा। ऐसे SCO, ये भी एक्टिव होगा इसमें। BF3, ये आपका लीनियर नहीं है, इसका आपको मॉलिक्यूल का पता है, स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है, ये लीनियर नहीं है, तो यानी कि ये एक्टिव नहीं होगा। ये आपका लीनियर है बट सिमेट्रिक है, तो ये आपका क्या है, एक्टिव नहीं है। आगे आते हैं वाइब्रेशन में। वाइब्रेशन में कौन से मॉलिक्यूल्स एक्टिव होते हैं, इसमें होते हैं ऑल मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट होमोडाइएटॉमिक। केवल होमोडाइएटॉमिक आपके एक्टिव नहीं है, बाकी सारे एक्टिव हैं। होमोडाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक क्या होते हैं, जिसमें दो एटम हो, यानी कि A और B। होमो मतलब एक जैसे, यानी कि A और A। होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो वो आपके इसमें एक्टिव नहीं होते, जैसे N2 हो गया, H2O2, यहाँ पर क्या है, होमो है, डाइएटॉमिक है, दो एटम है, जैसे N2 दो N है, लेकिन दोनों ही N है, तो आपके क्या है, एक्टिव नहीं है। यहाँ H2 दोनों ही H है, तो ये आपका एक्टिव नहीं है। इसीलिए केवल इसी को छोड़ के बाकी सारे के सारे आपके एक्टिव होंगे। रमन में क्या होता है, रमन में कोई भी एटम ले लो, सारे एक्टिव होते हैं। तो रोटेशन में हमें दिख रहा है कि हमारा सिलेक्टेड है, कुछ एटम्स हमारे एक्टिव हैं, सारे एक्टिव नहीं हैं, तो ये हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी सब एटम्स के लिए, सब मॉलिक्यूल्स के लिए, सॉरी एटम नहीं, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। ऐसे ही वाइब्रेशन की भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसके लिए वाइब्रेशन भी इस्तेमाल नहीं होता। रमन के लिए ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है, यहाँ केवल एटम नहीं हम डिटेक्ट कर पाते, मॉलिक्यूल होगा तो वो कोई भी मॉलिक्यूल इसमें डिटेक्ट हो जाता है।
इसीलिए रोटेशन और वाइब्रेशन के लिए आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कुछ कंपाउंड दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड रोटेशनल एक्टिव है कि नहीं है, या ये कंपाउंड वाइब्रेशनल या IR एक्टिव है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही।